हेलो। अभी तक हमने मतलब 16-15 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे कल वाली वीडियोस तक। तो ये ऑर्गेनिक में अब हम 10 टॉपिक मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं कवर कर लूँ एटलीस्ट। टोटल 90 टॉपिक्स हैं टोटल, है ना। वी हैव 90 टॉपिक्स इन टोटल और देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं। एस पी तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन का नंबर कितना हो 2, ठीक है। और अगर 0 लोन पेयर है तो लीनियर, एक सिंगल बॉन्ड एस पी, ठीक है। अब एस पी टू में क्या होता है, देखो एस पी टू में बेसिकली 3 बॉन्ड बनने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। अगर 0 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लानर, देखो ट्राइगोनल मतलब ट्राइगोनल प्लानर, ऐसा दिख रहा है ना, ट्राइगोनल प्लानर टाइप कि वेट, ये देखो ये और ये ट्राइगोनल प्लानर सा बन गया ना, एक ट्राइगोनल प्लानर। तो अगर sp3 है तो ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन अगर एक लोन पेयर है, इसका मतलब बॉन्ड सिर्फ 2 हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो एक ट्रायंगल और ये ऐसे वी शेप बेंट, तो एक। और अगर एक ही है और 2 लोन पेयर हैं तो वही लीनियर लोन, ठीक है। तो sp2 मतलब उसमें से एक एक निकालते जाना। कैसे कि अगर एक लोन पेयर तो मतलब sp क्या कहते हैं, एक ये ऐसे और ये ऐसे बेंटेड, इसमें sp3 में 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 बॉन्ड होंगे। तो 4 बॉन्ड को कैसे करना है, अगर 0 लोन पेयर है तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल, ये देखो टेट्राहेड्रल दिख रहा है। अगर एक है तो ये इसको काट दो और ये ऐसे, तो ये पिरामिडल लग रहा है। और अगर 2 लोन पेयर हैं तो बस ये ऐसे वी और बेंट। तो ये एक लोन पेयर से एक डंडी को हटाते जाना है, ठीक है। और अगर तीनों लोन पेयर हैं, 1 2 3 लोन पेयर, तो वही लीनियर आ जाएगा सिंपल। तो हाउ टू सॉल्व द शेप वाला थिंग। सो कुछ मत करो, यहाँ पे एक बार लिख के देखते हैं कि शायद हमें आता भी है कि नहीं। ओके, यहाँ पे सॉल्व कहीं भी कर लो। ओके, यहाँ करके देखते हैं। एस पी मतलब लीनियर, एस पी टू मतलब व्हाट वी कॉल इट ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। अब sp2 में अगर एक लोन पे, अगर 0 लोन पेयर है तो यही, अगर एक लोन पेयर है तो v या बेंट, और अगर दोनों लोन पेयर हैं तो लीनियर। sp3 वैसे तो ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर एक लोन पेयर तो ट्राइगोनल प्लानर, अगर 2 लोन पेयर तो v और बेंट, अगर तीनों के तीनों लोन पेयर हैं तो लीनियर, ठीक है। ये सीखा हमने शेप्स का यहाँ पे। अब इनमें से किसकी शेप क्या होगी ये सवाल में पूछा गया है, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो पानी, वाटर का तुमको पता है ये सेंट्रल एटम है, ये साइड एटम है। सेंट्रल एटम का 6, साइड एटम का 2, डिवाइड बाय 2, 8 बाय दैट इज 4 sp3। अब दिस इज गोलू नंबर माइनस साइड एटम इज इक्वल टू व्हाट, हमें पता चलता है लोन पेयर कितना है। तो माइनस साइड एटम जो कि 2 है, -2, 4 -2 मतलब इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है। sp3 में जब 2 लोन पेयर हो जाएं तो क्या v बनता है, ऐसे बेंट सा बनता है, देखो v बेंट या एंगुलर, ठीक है। अब CH3 प्लस है तो इधर से एक माइनस होगा, 3 -1 और इसका 4, 7 - 1 6, 3। sp2 साइड में 3 है, कोई लोन पेयर नहीं। sp2 में कैसा स्ट्रक्चर होता है जब कोई लोन पेयर नहीं होता, ट्राइगोनल प्लानर, ये देखो। CH4 में क्या कहते हैं, C का 4 और इसका 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एक्चुअल में 4 4 4, 0 लोन पेयर, sp3 टेट्राहेड्रल। NH3, N और H और ये इस तरह से। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ओके, नाउ लेट्स गो टू 17th पार्ट। इसमें हम कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि जो कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल होता है, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं, ये जो होते हैं इनमें क्या मिलते हैं हमको, अल्फा हाइड्रोजन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स मिलते हैं। तो ये तो सबको पता है ना। और ये भी पता है कि जो कार्बन के ऊपर प्लस साइन होता है, इसका मतलब ये है कि वो कैसा है, लुईस एसिड, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक जो मैं आपको बात समझाना चाहूँगी, कार्बन पहले प्लस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह से समझना है आपको। चार्ज इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे न्यूट्रल। इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लुईस एसिड है, ये फुल है तो ये लुईस बेस है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कार्बन के पास 4 है,
+3 प्लस का चार्ज है तो -1 विच इज़ 3 sp2 ट्राइगोनल प्लानर। इसकी शेप sp3 कोई लोन पेयर नहीं, पिरामिडल। इसमें sp2 3 ट्राइगोनल प्लानर। मैंने बता दिया 6 8 7। ठीक है, अब सिर्फ होमोलिसिस से कौन बनता है, जब भी Cl माइनस Cl को हम इक्वली में बॉन्ड तोड़ते हैं, एक इधर तो हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं। और जब हम इसको हेट्रोलिटिकली डालेंगे तो एक Cl प्लस में एक माइनस में, एक कार्बन आयन और एक कार्बन एनायन। तो अगर होमोलिटिक फिजन हो रही है, अगर किसी भी फिजन में होमोलिटिक चीज़ें हो रही हैं तो वो बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल और बाकी है। और कार्बन फ्री रेडिकल हमेशा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बन फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2013 में जो आया था, लेट्स सॉल्व इट। इन्होंने पूछा है कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने कहा इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा होंगे। इसके पास ज़्यादा हैं तो इसकी होगी। अगला एल्कीन की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C आ रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन मतलब रेजोनेंस होगी, जहाँ रेजोनेंस हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। आइसोलेटेड एल्कीन वो जहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड कहाँ, दूसरे कोने पे। और क्यूमुलेटिव वो जहाँ ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे। तो क्या कॉन्जुगेटेड की सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, फिर आइसोलेटेड की और फिर क्यूमुलेटिव की। सबसे पहले देखना है तो स्टेप 1 देखो। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, मैंने कहा था ना C डबल बॉन्ड C की भी अल्फा H पे डिपेंड करती है, तो अल्फा H पे भी डिपेंड करेगी। और एक और चीज़, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम देखेंगे कि ट्रांस एल्कीन है या सिस। ट्रांस मतलब ये, सिस मतलब ये। तो ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस फॉर्म से। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये रहा हीट ऑफ एंथैल्पी और हाइड्रोजनेशन का। इसमें क्या है, जब सेम नंबर ऑफ, जब डबल बॉन्ड सेम नंबर के हो, मतलब जैसे इधर और ऐसे सेम नंबर के डबल बॉन्ड हो, तो हमें अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है तो उसको उल्टा कर दो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से उल्टा कर दो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगी। और अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड भी बढ़ रहे हैं। अब इसमें करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर ढूंढो। पहले देखो डबल बॉन्ड सेम है, हाँ। अब देखो क्यूमुलेट, इनमें से दिस इज़ व्हाट, आइसोलेटेड, दिस इज़ क्यूमुलेटिव। तो आइसोलेटेड इज़ मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटिव। अब इसमें देखो ये कौन सा फॉर्म है, सिस। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। तो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। वैसे भी ट्रांस है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये है सिस, ये है ट्रांस, तो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल। इसमें C डबल बॉन्ड इधर है, इसमें C डबल बॉन्ड है, इसमें C डबल बॉन्ड है। अब हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन से पता करना पड़ेगा। यहाँ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ 3, यहाँ 0। ठीक है, अब ये देखो, इसमें एक तीनों को कंपैरिजन में, इसमें 2 और इसमें ऐसे करके यू कैन सॉल्व दिस। शेप, स्टेबिलिटी, ओके। आ जाओ कॉल बेस्ड रिएक्शन पे। कॉल बेस्ड रिएक्शन, तो लेट्स स्टार्ट विथ कोल बेस्ड रिएक्शन। कोल बेस्ड रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट कौन है, फिनॉल। रिएक्टेंट कौन है, फिनॉल। फिनॉल का हमें पता है इट इज़ एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके साथ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कहाँ, कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। इससे पहले हमने फिनॉल की एक रिएक्शन पढ़ी थी, रेमन टाइमर रिएक्शन। ये ऐसे फिनॉल था, वहाँ पे हमारा जो रिएजेंट क्या कहते हैं, रिएजेंट था, वो रिएजेंट था हमारा डाइल्यूटेड, यही था ना, हाँ यार यही था यार, क्या हो गया, मतलब सैलिसाइलिक एसिड बन रहा था, CHO, हाँ, क्लोरोफॉर्म, CCl3 एक ये और एक CCl4, दोनों में से कुछ भी ले लो। डाइल्यूटेड क्या लेना था अपना, डाइल्यूटेड एक्वस NaOH, यहाँ KOH लेना था उसमें साथ में, और फिर इनको रिएक्ट कराकर इससे CHO निकाल कर यहाँ अटैक करा देना था, और इससे वो निकाल कर COOH, और फिर यहाँ पे लगना था, और यहाँ पे वो हो जानी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जानी थी। ठीक है, तो ये था उसमें केस। ठीक है, अगर मैं पीछे जाऊँ, गिव मी अ मिनट गाइस। है ना, यहाँ पे ये तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये है, ये कार्बामाइल, ये तो अलग है कार्बामाइल, इसमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन में रिएक्शन होगी। वो था लोन पेयर। रोजमेंट रिएक्शन से पहले लेना
रायमंड टाइमर रिएक्शन। रायमंड टाइमर रिएक्शन में ये देखो फिनाइल एक्टिवेटिंग क्लोरोफॉर्म CCl4 और ये NaOH एक्टिव से डाइल्यूटेड और ये बन रहा था रेमंड टाइमर, ये ठीक है रेमंड टाइमर रिएक्शन। और रोजमंड रिएक्शन, रोजमंड रिएक्शन में क्या था, हमको वो क्या कहते हैं एसिड वो हैलोजन, वही एसिड हैलाइड लिया था हमने H2 और PDBSO4 के पास, इसको प्लस और माइनस, इसको यहाँ से काट कर यहाँ पे एक H प्लस और एल्डिहाइड बन जाता है और वो करके, ठीक है। एक दो रिएक्शन ये हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन एक पहले की हो गई, और ये कार्बोमाइन जिसमें हमने सिर्फ प्राइमरी अमाइन करना है और कोई नहीं लेना, प्राइमरी अमाइन लेना है, इसको रिएक्शन करवानी थी क्लोरोफॉर्म और वहाँ डाइल्यूटेड था, और यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ साथ, और फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, इसमें से NH2 निकालते जाना था, NH2 निकालते जाना था, उसकी जगह आइसोनाइट्राइल लगाते जाना था। NH2 निकालो आइसोनाइट्राइल बनाओ, NH2 निकालो आइसोनाइट्राइल लगाओ, NH2 निकालो आइसोनाइट्राइल लगाओ। तो ये था कार्बाइलमाइल में, ठीक है। उसके बाद ये जनरल फार्मूलाज पढ़े, 3 रिएक्शंस वो होगी। मेन जो रिएक्शंस है ना, ये तो ऐसी कुछ अच्छी खासी हैं रिएक्शंस, कुछ टॉपिक्स भी हैं। तो अब अगली रिएक्शन पढ़ते हैं विच इज़ कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में रिएजेंट कौन है, रिएजेंट वही फिनॉल है अपना पुराना वाला फिनॉल, ठीक है। फिनॉल इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन है, यहाँ पे 6 चीज़ें, 4 चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। CO2 होनी चाहिए, NaOH होना चाहिए, 125 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए और 6 atm प्रेशर होना चाहिए। तो क्या क्या, CO2 होना चाहिए, NaOH 125 डिग्री सेल्सियस और 6 atm। अगर कहीं भी आपको ये दिख जाए ना, तो अगर कहीं भी CO2 NaOH 6 atm का प्रेशर और 125 डिग्री सेल्सियस दिख जाए, तो ये समझ लेना कि इसमें से CO लेना है, इसमें से OH और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना देना, इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है ना कि CHO और COOH ये दोनों किसकी तरह एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई कंडीशंस। इसमें से आपने इलेक्ट्रोफाइल निकाला जो कि अटैकिंग रिएजेंट है, वो है COOH निकाल के अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में कहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोफाइल आके, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे। तो ऑर्थो पे भी लगाओगे, पैरा पे भी लगाओगे। जब ऑर्थो पे लगाओगे तो ये मेजर बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा उसी की तरह, उसी वाले की तरह, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालना है, COOH निकाल कर लगा देना है CO2 और NaOH में से, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी, कोलबेज रिएक्शन। तो अभी तक आपने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, आपने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ ली, कार्बोमाइन पढ़ ली, रोजमंड पढ़ ली, रेमंड टाइमर पढ़ ली। 4 रिएक्शंस आप कर चुके हैं, और एक कार्बाइलमाइल, डीकार्बोक्सिलेशन, रोजमंड, रेमंड टाइमर और एक कोलबे। 5 रिएक्शन हो गई हैं आपकी। 6 रिएक्शन विच इज़ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में किसको लेते हैं हम, अल्काइल हैलाइड को लेते हैं, मतलब ये अल्काइल और इसके साथ हैलाइड होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन में फ्रैंकफर्ट रिएक्शन आएगी वुड्स रिएक्शन के बाद, इसमें भी कौन लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों में, इसमें वुड्स रिएक्शन में किसको लेना है, अल्काइल हैलाइड को लेना है। इसमें रिएजेंट होना चाहिए Na और साथ में होना चाहिए ड्राई ईथर। Na और ड्राई ईथर, कुछ भी नहीं करना, इसको मिरर कर देना है। एक Na 2x खाएगा, तो ये देखो एक Na 2x खाता है। जुगाड़ क्या है, एक Na 2x खाता है, तो इसको 2x कर देंगे, x कर देंगे और इसको दोबारा से क्या कहते हैं, मिरर कर देंगे इसको। 2x Na लेके चला गया, R और R एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। देखो R और R एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना दिया इन्होंने, एल्केन बना दिया। सेम ये रिएक्शन यहाँ करेंगे, इसने ये 2 खा लिए, एक और CH2 CH3 इसके साथ जोड़ देना है, ये रहा एल्केन बन गया हमारा, ठीक है। हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन खत्म। देखो ईथर कौन होता है, ड्राई ईथर, ROR को ड्राई ईथर कहते हैं, ठीक है। CH3 CH2 और ये ड्राई ईथर और ये एल्केन, ये हो गया। उसके बाद ये वाला सेम क्वेश्चन हो गया, डन, खत्म। अब ये देखो, जैसे ये है, इसमें इस साइड अलग है और इस साइड अलग है, और ये ऑलरेडी हमको ऐसे दिया गया है। तो एक Na 2 Cl तो खा सकता है, तो ये दोनों Cl खा गया, इन दोनों को जोड़ देना, ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें एक और क्या कहते हैं, एक और चीज़ हो सकती है। ये देखो, ये वाला इसी के साथ दोबारा जुड़ सकता है और ये इसी के साथ दोबारा भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो मतलब वो तो सबको पता है ना कि ये इंटू 2 करके 2 बार ये लिया जाता है। तो जब 2 बार दोबारा से लिया जाएगा, तो एक बार तो ये इससे जुड़ गया, तो मतलब ये माइनर प्रोडक्ट है। और ये भी बन सकते हैं माइनर प्रोडक्ट, ये नहीं होता कि माइनर भी बनेगा मेजर भी बनेगा, मतलब इनमें से कुछ भी बन सकता है। तो मेजरली मोस्टली यही बनता है। अब वुड्स रिएक्शन का क्या है, इसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन को नॉट ऑब्टेन इन गोल्डन। तो इसमें अनसिमेट्रिकल आप जो क्या कहते हैं
अनसिमेट्रिकल एल्केन ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल बात होती है यहाँ पे, और अगर हो भी तो उनकी कोई यील्ड अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें सवाल है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें से वुड्स का नहीं है। तो सबसे पहली बात, वुड्स में अनसिमेट्रिकल मिलना मुश्किल है, तो पहले हम सिमेट्री ढूंढेंगे। हाँ, है सिमेट्री, है सिमेट्री, है सिमेट्री, यहाँ सिमेट्री नहीं है, तो ये वुड्स का नॉट ऑब्टेन इन गुड यील्ड। ये नहीं कहा उसने मिल नहीं सकता, गुड यील्ड में नहीं मिलेगा। तो ये एक नीट का पुराना साल का क्वेश्चन है। अब वुड्स रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। एलिमिनेशन आप आगे समझोगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बट हम 3 डिग्री अल्काइल नहीं लेते। हम एक ऐसी अल्काइल नहीं लेते जो 3 डिग्री हो, जैसे यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर और यहाँ आर, और फिर यहाँ एक HO। तो हम वो उसको लेना प्रेफर नहीं करते क्योंकि फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो शो कर जाता है। तो ये याद रखना है, हम वही लेते हैं। ये देखो, जैसे ये मतलब मोस्टली हम नहीं लेते 3 डिग्री, तो हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लेते। अल्काइल हैलाइड की डिग्री भी कार्बन की डिग्री से कंपेयर होती है, तो हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किस में नहीं लेते, वुड्स में नहीं लेते। अब वुड्स में एक और चीज़ पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं इंटरनल वुड्स रिएक्शन। इंटरनल वुड्स रिएक्शन भी हो सकती है। अब एक Na क्या खाता है, एक Na 2 X खा जाता है, तो इसने दोनों X खा लिए, इसके ये वाले बॉन्ड टूट के यहाँ इन्होंने अंदर बॉन्ड बना लिया। ये दोनों खा लिए, ये बॉन्ड टूट के यहाँ बन गया। ये और ये खा लिए और ये जुड़ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो 6 कार्बन की एक और रिंग बन गई। तो Na और ड्राई ईथर के साथ इंटरनली भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब 6 रिएक्शंस होगी आपके पास, वुड्स भी ऐड होगी उसमें। अब आते हैं फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में भी लेना अल्काइल हैलाइड है, बस इसमें रिएजेंट चेंज कर देना। उसमें रिएजेंट था Na और ड्राई ईथर, इसमें रिएजेंट लेना है जिंक और साथ में अल्कोहल। जिंक और अल्कोहल, रिएजेंट कौन लिया, जिंक और अल्कोहल। जिंक और अल्कोहल, जिंक क्या करेगा, 2x खा जाएगा। जैसे Na ने कितने x खाए, 2, जिंक भी 2x खा जाएगा। तो ये खा जाएगा, एक और जोड़ के इसके साथ एल्केन बना देंगे। ये x और x खा दिए, ये जोड़ के ये देखो ये बन गया ये वाला, और ये पूरा यहाँ पे आ गया मेजर प्रोडक्ट। अब देखो ये वाला सवाल, जैसे तो अगर जैसे इसमें देखो ये 1 2 और 3, ये है 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसमें हम वुड्स कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें कौन सी रिएक्शन की ज़रूरत पड़ी, फ्रैंकफर्ट रिएक्शन की। इसमें वुड्स नहीं हो सकती क्योंकि हम 3 डिग्री में लेते नहीं हैं, क्या कहते हैं, वुड्स में। ठीक है, ये 3 डिग्री है तो इसमें नहीं लेते। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम फ्रैंकफर्ट रिएक्शन यूज़ करेंगे। इसमें देखो ये 1 2 खा सकता है ना, इसने ये 2 खा लिए, ये देखो ये 2 खा लिए, और जो यहाँ से बॉन्ड बचा वो यहाँ जाके बॉन्ड बना लिए। ये 2 भी खा लिए, ये भी खा लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ये देखो एल्कीन और अल्काइन, तो एल्कीन अल्काइन बनाना उससे मुश्किल काम है। वुड से एल्कीन अल्काइन नहीं बन सकता, फ्रैंकफर्ट में एल्केन एल्कीन अल्काइन तीनों बन जाते हैं। ठीक है, अब नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है विसिनल हैलाइड क्या होता है और जेमिनल हैलाइड क्या होता है। तो एक बार याद रख लो, अगर एक ही के ऊपर 2 एडजेसेंट के ऊपर ये लगे हैं तो इसको कहेंगे विसिनल हैलाइड। एक ही के ऊपर 2 बार लगे हैं तो जेमिनल हैलाइड। विसिनल 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब 2 कार्बन पे अलग अलग लगे हैं। जेमिनल एक ही पे, ऊपर भी डब गोला नीचे भी गोला। देखा, समझ में आया। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, ये देखो 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो तो विसिनल, एक ही पे 2 लगे हो तो जेमिनल। जेमिनल जेमिनल विसिनल जेमिनल विसिनल जेमिनल विसिनल। ठीक है, तो आपको क्या अगर सवाल में पूछ ले कि ये बताओ जेमिनल हैलाइड है कि विसिनल, तो कुछ नहीं करना, इनको जोड़ने की कोशिश करनी है एक दूसरे से। तो ये देखो वेसिनल जेमिनल, चलो वेसिनल भी हो गया, जेमिनल भी हो गया। अब ये हो गई आपकी यहाँ तक की 7 रिएक्शन, फ्रैंकफर्ट भी। अब 8वीं रिएक्शन है अमीन की HNO2 के साथ, अमीन की HNO2 के साथ। ठीक है, अमीन की कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। तो अमीन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, अमीन 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर अमीन NH3 अमोनिया में से एक NH3 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह एक अल्काइल डाल दें तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। अगर हम 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 अमीन डाल दें तो सेकेंडरी अमीन। अगर हम तीनों हाइड्रोजन निकाल के अमीन वो अल्काइल ग्रुप डाल दें तो कहते हैं टर्शरी अमीन। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये नाइट्रस एसिड होता है। तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे इसका नाम है नाइट्रस एसिड। तो अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कैसी होगी। अब ये देखो अमीन है ना, अमीन, तो नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो इसमें क्या करना है, एक प्राइमरी अमीन ले लो, क्या प्राइमरी अमीन RNH2, सही है।
इसको ले लिया। अब यहाँ आपने रिएक्शन कराई HNO2 के साथ। HNO2 को खोलो तो कैसे लिखोगे, HNOO, इधर लिखा H, इधर लिखा N, इधर लिखा O, इधर लिख दिया O। ठीक है, ये क्या बन गया, ROH, एक प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस ये क्या है N2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने का तरीका। इसका नाम क्या है, अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस अमीन, यह है अमीन, प्राइमरी अमीन, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। HNOO लिखा, इसको H दिया, इसको N दिया, इसको O, एक O बच गया, वो फिर से स्टार्टिंग वाले को दे दिया। तो इसमें अल्कोहल बनेगा, N2 बनेगा और पानी बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये आप एग्जाम में भी, अगर आपको एग्जाम में प्राइमरी अमीन दिख रहा है और उसके आगे HNO2 दिख रहा है तो आप वहाँ पर भी तोड़कर ऐसे HNO2 करके बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आंसर याद करना, बस ये याद कर रख लो किस में क्या कर सकते हैं, किस में क्या कर सकते हैं। ओके, सो हम अभी देख रहे थे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो ये देख लिया हमने कि जब HNO2 आएगा प्राइमरी अमीन के पास तो इसको HNOO करके लिखना है। और जैसे प्राइमरी अमीन है RNH2, तो ऐसे 3 हिस्सों में काट दिया तीनों को, इधर H दिया, इधर N दिया, इधर O दिया, इधर O दिया, ROH, N2 और H2 बना के निकाल दिया। ये था प्राइमरी अमीन का सीन। अब अगर आपको सेकेंडरी अमीन मिल जाए, मतलब N मिल जाए 2 और एक मिल जाए H, तो इसको कैसे करना है, तो इसमें HNO2 को आपको लिखना है, HNO2 को लिखना है आपने HONO, इसको लिखना है ऐसे HONO मतलब HO और N डबल बॉन्ड O। ठीक है, HO और N डबल बॉन्ड O। तो इसको कैसे काटने का, इसको ऐसे काटने का, ये इसको यहाँ से ये पानी निकाल देने का, -H2O, पानी को निकाल दिया और NO को, अब पानी ये टूटेगा, ये इसकी इससे कम है, इसके पास जाएगा नेगेटिव, इसके पास जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल जाएंगे, इसके पास टूटेगा ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, तो ये नाइट्रोसो अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो अमाइन, और बाहर निकल जाएगा पानी। तो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, सेकेंडरी जो अमीन होती है इसमें क्या होता है, पानी निकल जाता है और ये जो NO बचता है ये जाके यहाँ पे जुड़ के, ये NO को वैसे नाइट्रोसो कहते हैं, तो ये इस अमीन पे जाके ऐसे करके जुड़ जाता है डबल बॉन्ड O, तो बना देता है नाइट्रोसो अमीन। तो ये देखने याद रखना है, HNO2 प्राइमरी में होगा तो HNOO लिखना है, और अगर सेकेंडरी अमीन में होगा तो फिर क्या लिखना है, तो फिर लिखना है इसका नाम, तो फिर इसका नाम लिखना है HONO, HON डबल बॉन्ड O, HONO, HO देना है H प्लस को, और जो आपका N होगा उसको ये दे देना है। ठीक है, अब टर्शियरी अमीन में रिएक्शन नहीं होती, होगी अगर करवानी, मतलब अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए क्या वो है कि टर्शियरी अमीन में क्या होना चाहिए, एक्टिवेटिंग। अब इतना तो आपको पता है कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग हम देखते ही सिर्फ किसके ऊपर है, बेंजीन के ऊपर, कि बेंजीन के ऊपर जो वाई लगा है उसके साइड में जो ABC है वो वाला है। तो अगर बेंजीन का वो जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, वो एक्टिवेटिंग है, ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग, तो हम उसमें क्या कहते हैं, ये अमाइन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराएंगे। तो अगर कोई ऐसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसके ऊपर ये है तो रिएक्शन करा देंगे। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मैं यहाँ लिख दूँ N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो N डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाता है एक्टिवेटिंग में या पैरा पे, तो हम जाके वहाँ पे इसको लगा देंगे। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन, ये R है, ये NH2 मतलब प्राइमरी अमीन, HNOO करके सॉल्व करके ये निकाल देंगे। अब ये देखो R, इसमें भी HNOO करके निकाल देंगे। अब ये देखो इसमें NH2 लगा है, इधर क्या लगा है, NH2 प्राइमरी अमीन, तो इसमें भी HNOO करके, तो इसको H देंगे, इसको N, और इसको दोबारा से O। वैसे तो फिनॉल बनना चाहिए, लेकिन फिनॉल और ये सब बनना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं बनता, इसमें ये सब नहीं बनता। तो जैसे ही आपको कहीं पे भी एनालीन दिखे और एनालीन के साथ HNO2 की रिएक्शन हो तो क्या बना देना है, डाइजीनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम नीट में ये सवाल पूछ लेते हैं वो, कि डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, फिनॉल बना के आ जाएंगे, लेकिन एनालीन के साथ क्या, एनालीन के केस में क्या होता है, फिनॉल नहीं बनता, क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो जैसे ही अगर आप कहीं पे भी ऐसे एनालीन देखो NH2 और इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन हो तो हमें दिखेगा प्राइमरी अमीन, लेकिन ऐसा नहीं है, NH2 ये हो तो ये क्या बना देता है, डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे N प्लस आ जाता है, N का N डबल बॉन्ड N और एक Cl, N डबल बॉन्ड N Cl, ये है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब जैसे ये है तो इसमें ये सेकेंडरी अमीन है तो पानी बन जाएगा, और ये देखो वो
अब टर्शरी अमीन है तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन दिस इज ऑल्सो टर्शरी अमीन, लेकिन ये कैसी है टर्शरी अमीन? एक्टिवेटिंग। तो इसमें या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, और क्या लगेगा? एन डबल बॉन्ड हो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा वाला होता है। ठीक है, तो चलो ये हो गई आपकी रिएक्शन अमीन की HNO2 के साथ। अब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट की ये कुछ रिएक्शंस हैं, और ये सैंडमैन गेटरमैन रिएक्शन, और ये कपलिंग, और ये फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस। अब बस यही है, यहाँ तक 30 टॉपिक हमारे ख़त्म हो जाएंगे। वैसे चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। देखो डाइजोनियम सॉल्ट दिखता कैसा है, पहले ये बात कर लेते हैं। मैं जब पीछे आपको कल परसों की वीडियो में वो बताया तो उसमें देखना डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है। ऐसे बेंजीन होती है, यहाँ पे क्या होता है? एक एन होता है जिसका डबल बॉन्ड एन इधर होता है और एक सिंगल बॉन्ड क्लोरीन इधर होता है। तो ये क्या होता है? डाइजोनियम बॉन्ड। ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है। ये क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट होता है। ठीक है, ये कैसे टूटता है? ये जब भी टूटता है तो इसका क्या सीन होता है? इसका टूटने का ये सीन होता है कि इसके Cl के पास चला जाता है नेगेटिव, इसके पास रह जाता है यहाँ पे पॉजिटिव, और N2 वैसे का वैसा टूट जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे टूटेगा? तो ये देखो, ऐसे बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और Cl पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये देखो डाइजोनियम सॉल्ट की वो सेंटर में रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। अब हम डाइजोनियम सॉल्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हमें देखना है कौन कैसे टूटता है। हमें पता है H2 कैसे टूटता है, OH माइनस और H प्लस में। CN2 इसमें CN नेगेटिव हो जाता है और Cu2 है वो प्लस में चला जाता है, Cu प्लस में जाएगा, Cl माइनस Cu यहाँ पे प्लस में जाएगा। और जो माइनस वाले हैं ये सारे हमें कहाँ लगा देने हैं? बेंजीन की खोपड़ी पे, क्योंकि N2 तो निकल गया अपना और Cl चला गया नेगेटिव लेके। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो Cl को दे देना है, और क्या, और यहाँ पे खोपड़ी पे क्या देना है? बेंजीन की खोपड़ी पे नेगेटिव वाला सारा का सारा लगा देना है, बेंजीन की खोपड़ी पे लगा देना है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से जो रिएक्शन हो रही है उसको ध्यान से देखो तो उसको कैसा है। अब देखो इसमें ये हमारे पास क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है। डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर प्लस आता है तो ये याद रखना है। अब देखो इसमें OH माइनस है, यहाँ प्लस आएगा, ये चिपक जाएगा, यहाँ बन जाएगा फिनॉल, ये हो गया। ठीक है, अब ये CN नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये देखो ये बन जाएगा N2 बाहर। फिर ये देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा बाहर, Cl अलग N2 अलग, ये Cl नेगेटिव, ये यहाँ चिपक जाएगा। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, अमाइन हो गया, ये सब हो गया। डाइजोनियम सॉल्ट में ये पढ़ रहे थे हम। हाँ, अब देखो जैसे ये है Cl अलग Cl अलग, N2 अलग N2 अलग, Cl वैसे नेगेटिव लेकर जाएगा, इसका KCl के साथ KCl अलग बना देगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड N ये हट जाएगा, N2 बन जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा डाइजोनियम से, तो ये नेगेटिव इसके पास जाके ये बना देगा। तो ये फिर ये RMgX अगर है तो इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, इसको उठाकर अलग कर देना है, इन दोनों को उठाकर पहले देखना पड़ेगा ना कि डाइजोनियम सॉल्ट है कि नहीं है। तो R नेगेटिव यहाँ लगा देना है, ये देखो इसमें R नेगेटिव और MgX के ऊपर पॉजिटिव आता है। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ठीक है, NaNO2 या KNO2, तो इसमें ये ऐसे करके नाइट्रोबेंजीन। अब बात किस में आती है? इसमें H2S में। पता है ये H प्लस और SH माइनस में टूटता है, तो SS माइनस यहाँ ये थियोबेंजीन और ये सब हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ही हो गया। अब आगे ये डाइजोनियम सॉल्ट की दो वो हैं, रुको एक मिनट, मैं इसको हिंदी में कर देती, अच्छे से सीधा कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोबेंजीन होता है ना, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 लगाओ, जब इसकी रिडक्शन होती है ना तो किसकी प्रेजेंस में होती है? SN और HCl की प्रेजेंस में। और ये बना क्या देता है? प्राइमरी अमीन। ये क्या बना देता है? एनालीन। तो ये याद रखना है, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन जहाँ दिखे देखना है कहीं इसके पास SN या HCl तो नहीं हो रहा, इसकी रिडक्शन तो नहीं हो रही। इसकी रिडक्शन होकर ये क्या बना देगा? एनालीन बना देगा। नाइट्रोबेंजीन अपनी रिडक्शन के बाद, रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया, एडिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसकी क्या हो रही है यहाँ पे? रिडक्शन। और फिर डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे प्लस होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिडक्शन होगी H3PO4 की प्रेजेंस में, H3PO2 की प्रेजेंस में जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा बेंजीन। तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। तो याद रखना है NO2, ये नाइट बेंजीन रिडक्शन SnHCl। ठीक है, और ये N2Cl और ये डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी रिडक्शन होगी तो H3PO2 बनेगा। ये देखो
ये देखो NH2 और ये बेंजीन बन जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना हो तो H3PO2 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो, और अगर नाइट्रो बेंजीन से एनालीन बनाना हो तो रिडक्शन करा दो SnHCl की प्रेजेंस में। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद ये देखो आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का। ये बहुत बार आए थे, कुछ 10 से 12 बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, और ये नीट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्या करते हैं, वो लेते हैं एक बेंजीन। अब ये याद रखना है कि बेंजीन में जब HNO3 और H2SO4 डालोगे तो इसको तोड़ो, इसको बेस की तरह तोड़ना है। लेकिन मैंने सिखाया था ना पीछे बेस की तरह, तो बेस में OH- अलग, NO2+ अलग। अब बेंजीन में, ठीक है, मैंने क्या बताया, जो भी पॉजिटिव है यहाँ पे इसकी खोपड़ी पे लगा दो, ठीक है। OH- जो है उसको रहने दो, और जो पॉजिटिव है उसको उठा के बेंजीन की खोपड़ी पे लगा दो। जो भी पॉजिटिव होगा वो बेंजीन के यहाँ पे खोपड़ी पे लगा दो इसकी। तो बेंजीन के ऊपर लग गया NO2, क्योंकि ये पॉजिटिव था। बेंजीन मतलब नेगेटिव ही होता है, मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं, आके नेगेटिव भी लग जाती हैं, बट इसकी प्रेजेंस में बेंजीन नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन को अगर नाइट्रो बेंजीन बनाना हो, यहाँ से यहाँ लेके जाना हो, तो क्या करो, HNO3 और H2SO4 को बेस की तरह तोड़वा कर इसका ये बना दो। आगे समझ आएगा आपको क्यों हुआ ये, बट अभी के लिए बस ये रट लो थोड़ा सा, ठीक है। HNO3 जो है वो बेस की तरह टूटेगा, ये बन जाएगा यहाँ से ये। अब इसकी हमने क्या करानी है, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल के क्या आएगा, H2 आ जाएगा, SnHCl की प्रेजेंस में बन गया एनालीन। अब एनालीन जब बन गया, एनालीन से अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना हो तो ये तो आपको पता है कि कैसे होता है, HNO2 की प्रेजेंस में। वैसे तो फिनॉल बनना चाहिए, लेकिन फिनॉल नहीं बनता, क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो अगर HNO2 दे रखा है तो बढ़िया है, वरना अगर HCl या NaNO2 भी दे रखा है तो भी क्या बना देना है, डाइजोनियम सॉल्ट बना देना है। और डाइजोनियम सॉल्ट की रिडक्शन से तो बेंजीन बन जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल है जिसके बहुत सारे सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो, जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन को HNO2 की प्रेजेंस में या HCl की प्रेजेंस में N2Cl2, मतलब ये बेंजीन है, इसको डायरेक्ट भी डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते थे हम, किसकी प्रेजेंस में, HNO2, बेंजीन को HNO2 और HCl की प्रेजेंस में, HNO2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। और NaNO2 और HCl, या NaNO2 या HCl कुछ भी, ठीक है। NaNO2 HCl होगा तो HNO2 बन जाएगा ना, बेसिकली HNO2, और HNO2 होता है तो मतलब ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, बेंजीन। अब सैनमेयर और गेटरमैन रिएक्शन, पहले रिएक्शंस पढ़ ली, अब ये सैनमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। सैनमेयर रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट होता है। डाइजोनियम सॉल्ट में ये 3 कॉपर साइनाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, इन तीनों को इस तरह से ऊपर लगा देने को क्या कहते हैं, सैनमेयर रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में भी कॉपर ही होता है, लेकिन कॉपर पाउडर फॉर्म में होता है, और कॉपर के साथ एसिड होता है, HCl या HBr होगा वही जो ऊपर हुआ। अब इसमें हाईएस्ट यील्ड किसकी होती है, NCERT के अकॉर्डिंग सैनमेयर की होती है गेटरमैन से, ठीक है। अब आगे कपलिंग रिएक्शन है, उसके बाद बॉन्ड एंगल है, और 1-2 रिएक्शन हो रहे हैं, और फिर खत्म है। 30 टॉपिक थे, तो एक काम करते हैं, अभी इतने ही रखते हैं, कपलिंग रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे डाइजोनियम की। 23 तक लेट्स स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर।